नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत क्या हैं? मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत, अब मौर्य साम्राज्य के विषय में हमें जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है, इसे हम लोगों को देखना है कि मौर्य साम्राज्य के विषय में हमारे पास जानकारी के क्या स्रोत हैं, जानकारी हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में कहां से मिलती है। तो हमने इतिहास के स्रोत के संदर्भ में बात किया था बच्चों कि इतिहास के दो स्रोत हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। अगर मौर्य साम्राज्य के भी जानकारी के स्रोत की बात की जाए तो हमारे पास जानकारी के जो स्रोत हैं, वह जानकारी के स्रोत को अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो जानकारी का जो स्रोत है मौर्य साम्राज्य का, वह जानकारी का स्रोत क्या है? तो वह मौर्य साम्राज्य के जानकारी का स्रोत एक तो हम लोग को देखना है साहित्यिक, और दूसरा जो जानकारी का स्रोत हमें देखना है वह देखना है पुरातात्विक। यानी मौर्य साम्राज्य के विषय में जो जानकारी हमें प्राप्त हो रहा है वह साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों ही स्रोत हमारे पास हैं। साहित्यिक स्रोत के रूप में इसे हम लोग देख सकते हैं, साहित्यिक स्रोत। और यहाँ पे बच्चों हमने दो साहित्य की बात किया। एक तो हम लोगों को देखना है मेगास्थनीज की इंडिका, बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य कौन था? कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य, एक ही नाम है जिसने क्या लिखा? अर्थशास्त्र जो मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। अब यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है, यह अर्थशास्त्र सर्वप्रथम इसका जो प्रकाशन हुआ था वह 1909 ईस्वी में श्याम शास्त्री ने किया था। पहले तो यह जाने, इसका प्रकाशन सर्वप्रथम 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना है। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में श्याम शास्त्री ने किया था। अब आप देखें इस समय भारत क्या है, तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। यह बात है बच्चों 20वीं सदी की। अब यह जो 20वीं सदी है वह भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन का दौर है, जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन एक नए अंदाज में दिखाई दे रहा है, जो 20वीं सदी में है। जो नई सदी, नए लक्ष्य और नए स्वरूप में, नई पद्धतियों के साथ यह 20वीं सदी का आंदोलन चलाया जा रहा है ब्रिटिश शासन काल के खिलाफ। यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, 20वीं सदी की ही घटना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर स्थापित हुआ। लाल बाल पाल घोष, स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा है जिसमें स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, स्वशासन की बातें की जा रही है। यह 20वीं सदी में एक नई पद्धति के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे समय में जो ब्रिटिश पूरी तरीके से घबराए हुए हैं, ऐसे समय में आप देखते हो कि एक और खोज हो गई। क्या? तो
अर्थशास्त्र। अब इस अर्थशास्त्र की खोज हुई तो अभी तक क्या था कि यूरोपीय लोगों का यह मानना था कि भारतीय तो सभ्यता से परिचित ही नहीं है, भारतीयों की तो कोई अपनी संस्कृति ही नहीं है, भारतीय तो असभ्य हैं। यह माना जाता था कि अभी तक जो यूरोपीय चिंतक हैं वह अरस्तु को माना जाता था कि दार्शनिक अगर कोई है तो अरस्तु है, जिसने दर्शन दिया, राजनीतिक दर्शन दिया। यह अर्थशास्त्र जो है बच्चों, यह अर्थशास्त्र राजनीतिक विषय पर लिखी गई पहली पुस्तक है। विश्व की राजनीतिक विषय पर लिखी गई विश्व की पहली पुस्तक, लिखी गई विश्व की पहली पुस्तक। अब आप खुद ही सोचो कि क्या ब्रिटिश के लिए यह अच्छा है, क्या अंग्रेजों के लिए यह अच्छा समय काल रहा होगा जब इस समय काल में आंदोलन चलाया जा रहा हो, आंदोलन एक नए रूप में, नए अंदाज में, नई पद्धति के साथ नई सदी में, 20वीं सदी चलाई जा रही हो, और एक नई धारणाएं की जो उनका परिवर्तन हो रहा हो। जो अभी तक यह माना करते थे कि सबसे बड़ा राजनीतिक दर्शन देने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति था तो वह तो अरस्तु था। क्या यह अवधारणाएं नहीं बदली कि वह अरस्तु नहीं बल्कि वह कौटिल्य था। इसी फेज में 20वीं सदी में ही हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, 1920 में इसका उत्खनन हुआ, इसके विषय में जानकारी मिली। क्या यह ब्रिटिशों के लिए परेशान करने वाली बात नहीं थी कि जिस आधार पर वे भारत में शासन कर रहे थे, क्या वे अब शासन चला पाएंगे? क्या वे अब भारतीयों को असभ्य कहेंगे? क्या अब वे भारतीयों को यह कहेंगे कि आपकी कोई सभ्यता संस्कृति नहीं है, आप सभ्य नहीं हो? इसी फेज में गांधी का आगमन हुआ, जिन्होंने आंदोलन को एक नई दिशा दी, सत्याग्रह और अहिंसा। जो अंग्रेजों के ऊपर एक प्रकार के दूसरा प्रहार था कि आप कितने सभ्य हो, वह दिखता है कि आप निहत्थे लोगों पर लाठियां और गोलियां चलवाते हो। शांतिपूर्वक आंदोलन पर आप गोलियां बरसाते हो, लाठियां चलवाते हो, महिलाओं को पिटवाते हो, और सभ्य आप हो या मैं हूं अब यह बताने की जरूरत नहीं। यह वही फेज है। कुछ ही दिनों पहले विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में भी भाग लिया था, और जिन्होंने यह संदेश दिया कि भारत विश्व गुरु है। तो सभी ओर से आप देखो, मैं डिटेल्स नहीं जाऊंगा यहां। तो ब्रिटिश के लिए, क्योंकि समय काल के साथ हम लोग को इतिहास को देखना है कि किस समय काल की है, क्या है। तो यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र जब प्रकाशित हुआ तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जो विश्व का नजरिया भारत के प्रति बदलने का काम किया। अब यह जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र में हमने बताया कि यह कोई अर्थ यानी आर्थिक गतिविधियों की ही जानकारी, राजनीतिक विषय की यह पुस्तक है, जिसमें आप देखो तो चक्रवर्ती क्षेत्र, चक्रवर्ती शासक, कर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली, यहां तक कि आर्थिक, सामाजिक, इन सब घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है इस अर्थशास्त्र से। इससे हमें मौर्य काल की अर्थ यानी टैक्सेशन सिस्टम, कर व्यवस्था की जानकारी, मौर्य साम्राज्य के समय का गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी, मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती क्षेत्र, चक्रवर्ती शासक की जानकारी, इन सब की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। तो यह अर्थशास्त्र कितना महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ सकते हो। अब यहां पे इससे हमें क्या जानकारियां, अर्थशास्त्र में किसका वर्णन नहीं किया गया है
और किन चीजों का वर्णन किया गया है। तो अर्थशास्त्र को हम लोग यहां पे दो प्रकार से देखेंगे कि अर्थशास्त्र में किसका वर्णन नहीं है। तो चलिए यह भी देखें, क्योंकि बहुत ध्यान से प्रश्न पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र में किसका वर्णन नहीं है? अर्थशास्त्र में किसका वर्णन नहीं है? किसका वर्णन नहीं है, पहले तो यह देखें। तो यह जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें किसका वर्णन नहीं किया गया है? तो इसमें आप देखें, किसी भी मौर्य शासक का नाम नहीं है। किसी भी मौर्य शासक का नाम नहीं है। किसी भी मौर्य शासक का नाम नहीं है। कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अर्थशास्त्र में हमें मौर्य शासकों के विषय में जानकारी मिलती है, तो गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र में, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्य शासक का नाम नहीं लिखा गया है। और इसमें क्या है? तो इसमें मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का भी वर्णन नहीं है। राजधानी, अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को विश्वास ही ना हो, तो पढ़ लेना एक बार। पाटलिपुत्र का वर्णन नहीं है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ सामाजिक धार्मिक इतिहास ही लिखते हैं, वे राजनीतिक इतिहास लिखने के आदी नहीं है। इस आधार पर कहा जाता है। तो इसमें किसी मौर्य शासक का नाम नहीं, राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन नहीं, नगर प्रशासन का वर्णन नहीं, सैन्य प्रशासन का वर्णन नहीं। तो इसमें सैन्य एवं नगर प्रशासन का भी वर्णन नहीं है। सैन्य एवं नगर प्रशासन का भी वर्णन नहीं, वर्णन नहीं है। अब आप सोचो बच्चों कि यह जो हम लोग देख रहे हैं मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत, तो यह जो मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत है, मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत, तो यह जो मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत है, अब आप कहोगे कि भाई अर्थशास्त्र के विषय में आप बता रहे हो कि इससे तो राजनीतिक विषय पर लिखी गई विश्व की पहली पुस्तक है, कौटिल्य उस समय के महान विद्वान थे, तो इसमें तो ना तो किसी मौर्य शासक का वर्णन है, ना राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन है, ना ही नगर प्रशासन, ना ही आपको सैन्य प्रशासन, तो फिर इसमें है क्या? तो हमने बतलाया कि इसमें आपको चक्रवर्ती सम्राट का वर्णन है, चक्रवर्ती क्षेत्र का वर्णन है, चारों दिशाओं का वर्णन किया गया है, साम्राज्यिक सीमाओं का वर्णन किया गया है, उस समय के कर व्यवस्था का वर्णन किया गया है, कर प्रणाली का वर्णन किया गया है, गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन किया गया है, आर्थिक सामाजिक विषय की जानकारी प्रदान की गई है। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही, यह राजनीतिक विषय पर लिखी गई पुस्तक है, जिससे हमें उस समय की सामाजिक जानकारी की भी जानकारी प्राप्त हो रही है, आर्थिक जानकारियां भी मिलती हैं। तो इस प्रकार से अब इसमें क्या है? तो फिर दूसरा प्रश्न यह उठता है कि अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? जब इन सब का है नहीं, तो अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन है? अब आप यहां पे देखो तो अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? तो यहां कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप देखते हो कि साप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। तो इसमें राज्य के साप्तांग सिद्धांत का वर्णन, राज्य के साप्तांग सिद्धांत का वर्णन है, साप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। अब यह राज्य के साप्तांग सिद्धांत क्या है? यानी राज्य के 7 अंग होने चाहिए। कौन कौन भाई?
तो इसमें सप्तांग सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य के 7 अंग होने चाहिए। कौन कौन? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, ये सारे क्या हैं? ये सारे राज्य के अंग हैं। क्या क्या? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, इसके साथ साथ राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। तो कौटिल्य ने बतलाया कि राज्य के 7 अंग, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। इन सबको बतलाया कि जैसे शरीर में, हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, उसी प्रकार राज्य के लिए भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें सर की भी आवश्यकता है, आंख भी जरूरी है देखने के लिए, सुनने के लिए कान की भी आवश्यकता है। ये नहीं कि हम आंख से सुने और कान से देखें तो फिर उसका तो विनाश ही है। आंख से सुनना मतलब समझ रहे हो कि आपका आंख बंद है, आपको किसी ने बताया और आप उसे सुन लिए कि वह आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। तो आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, किसी ने बताया, तो आपने आंख से सुनने का काम किया और कान से देखने का काम किया, तो फिर विनाश ही तो है। तो जिस तरीके से हमारे शरीर में, मानव शरीर में आंख, हाथ, नाक, कान, सर, पैर, इन सब की जरूरत है, उसी प्रकार से राज्य को भी इन सब को मिलाकर ही राज्य का निर्माण होता है। कौटिल्य कहता है कि जो पड़ोसी राज्य है वे हमेशा शत्रु ही होते हैं, शत्रु का ही कार्य करते हैं, लेकिन मित्र भी होना चाहिए, पड़ोसी भी होना चाहिए एक राज्य के लिए। वह भी तो जरूरी है कि आपका पड़ोसी क्षेत्र कौन सा है। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने बतलाया कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत, तो यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें इसके विषय में जानकारी मिल रही है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत। इसके साथ साथ और क्या जानकारी? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही गुप्तचरों की, गुप्तचर प्रणाली की जानकारी हमें मिल रही है, जिन्हें कहा जा रहा है गूढ़ पुरुष। गुप्तचर बहुत महत्वपूर्ण होते थे। यह मौर्य काल में आप देखोगे तो गुप्तचर प्रणाली, गूढ़ पुरुष, कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें इसके विषय में भी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ और क्या जानकारी मिल रही है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही हमें जहाज रानी का पहली बार उल्लेख, जहाज रानी का पहली बार उल्लेख, जहाज रानी का पहली बार उल्लेख किया गया है। अब जहाज रानी समझ रहे हो, यानी अंतर्देशीय व्यापार भी हुआ करता था, राज्य इसके लिए भी काम किया करता था। मौर्य साम्राज्य में जहाज रानी यानी उसके भी जानकारी हैं, इसका भी उल्लेख आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। इसके साथ साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्र का भी उल्लेख है, और शूद्र का उल्लेख ही नहीं है बल्कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलता है शूद्र के विषय में कि शूद्र को पहली बार भूमि व्यवस्था से जोड़ा गया, कृषि व्यवस्था से जोड़ा गया, कृषि व्यवस्था से जोड़ा गया। यानी अब शूद्र भी उत्पादन में हिस्सा ले रहे हैं। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र, क्या समाज के विषय में जानकारी नहीं मिल रही है? पहली बार शूद्र को यानी आर्य माना जा रहा है, तो शूद्र को पहली बार कृषि व्यवस्था से जोड़ा गया, यानी पहली बार शूद्र को क्या, तो शूद्र को आर्य माना जा रहा है, आर्य माना जा रहा है। यह हम लोग देखते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें इसकी जानकारी भी मिल रही है। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ आप देखो तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अब आपको क्या यह सामाजिक जानकारी नहीं है, क्या यह आर्थिक जानकारी नहीं है, क्या यह राजनीतिक जानकारी नहीं है? राजनीतिक जानकारी नहीं है तो मैं राजनीतिक, आर्थिक, समाज, राजनीतिक विषय पर लिखी गई पुस्तक है,
लेकिन हमें उस समय के टैक्सेशन सिस्टम के, कर व्यवस्था, कर प्रणाली की भी जानकारी। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही हमें मौर्यकालीन कर के विषय में जानकारी मिल रहा है। मौर्यकालीन कर प्रणाली, कर प्रणाली क्या, तो 1/6 लिया जाता था, 1/6 भू राजस्व कर, भू राजस्व कर, यह 1/6 लिया जा रहा है, 1/6 प्राचीन कालीन कर व्यवस्था इसी प्रकार से। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही इसके विषय में भी हमें जानकारी मिल रही है। तो मौर्यकालीन हमें आर्थिक जानकारी, सामाजिक सभी जानकारी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखो तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही हमें दास प्रथा के विषय में भी जानकारी मिल रहा है, यह भी तो सामाजिक ही है। दास प्रथा, दास प्रथा के विषय में जानकारी। अब आप देखो तो यहां पे बतलाया गया है 9 प्रकार के दास। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास का उल्लेख, यानी दासों का भी बहुत सारा प्रकार जो यूरोपीय कहां से समझ पाएंगे। तो दासों का भी अलग प्रकार हमारे यहां दास, यानी दास मुक्ति विधान भी नारद में हमें, यानी नारद स्मृति से हमें पता चलता है, जो दास मुक्ति का विधान है कि आप दासता से मुक्त भी हो सकते हो। इसके कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही हमें अकाल के विषय में भी जानकारी मिल रहा है। अकाल, अकाल के विषय में जानकारी एवं अकाल राहत कोष, अकाल के विषय में यह भी जानकारी मिल रहा है। जैसे सोहगौरा एवं महास्थान अभिलेख भी हमें इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। सोहगौरा उत्तर प्रदेश, महास्थान पश्चिम बंगाल, ताम्रपत्र अभिलेख हमने चर्चा किया है, ताम्रपत्र अभिलेख। तो इससे भी हमें, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें क्या जानकारी नहीं मिलता है और क्या जानकारी हमें मिलता है।